हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग तरंग प्रकाशिकी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का ध्रुवण। और पहले लेक्चर में हम सब लोगों ने प्रकाश के ध्रुवण के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना, और आज हम इस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। ब्रूस्टर का नियम जो होता है वो हमें बताता है कि ध्रुवण कोण क्या है, कि ध्रुवण कोण कब बनेगा। अगर एक हम कोई पृष्ठ लेते हैं, सतह लेते हैं, द्रव या फिर कांच, ठीक है। ये एक पृष्ठ हो गया, परावर्ती पृष्ठ। ये द्रव भी हो सकता है और कांच भी हो सकता है, ठीक। तो हम देखते हैं कि अगर किसी तालाब के किनारे खड़े होते हैं या नदी के किनारे, तो उसमें हमारी परछाई भी बनती है और उसके अंदर के जो पत्थर होते हैं, तालाब के अंदर के जो कण होते हैं, वो भी चीजें हमको दिखाई देती हैं। तो हमारी परछाई दिखाई देती है परावर्तन के कारण, ठीक। और नीचे के कण दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। इसी प्रकार कांच में भी होता है। कांच के सामने जब हम खड़े होते हैं तो उसमें हमारा चित्र भी, प्रतिबिंब भी बनता और अंदर की चीजें भी दिखाई देती। यानी कि इन दोनों चीजों में, इन दोनों पदार्थों में, यानी द्रव और कांच में दो चीजें होती है, दो घटनाएं होती है, एक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन, ठीक। तो अगर कोई द्रव या कांच पर हम एक सामान्य प्रकाश आपतित करें, यह हो गया इसका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर क्या होता है? अभिलंब। तो ये हो गया इसका अभिलंब, ठीक। इसका क्या हो गया? अभिलंब। डॉटेड लाइन से किए दे रहे हैं, इसका अभिलंब हो गया। लिखे दे रहे हैं एन, एन फॉर नॉर्मल। और ये कौन सा प्रकाश है? सामान्य प्रकाश। हमको पता है सामान्य प्रकाश में क्या होते हैं कि चारों ओर प्रकाश जाता है, चारों ओर फैलता है। होता है कि नहीं होता है? एक सामान्य प्रकाश है, प्रकाश चारों ओर जाएंगे, ठीक। कंपन चारों ओर होता है, बताया गया था क्या होता है पिछले वीडियो में। और ये क्या हो गया? इसका आपतन बिंदु। अब क्योंकि दो घटनाएं होती, एक अपवर्तन, यहां का माध्यम हमने मान लिया विरल है, और नीचे का माध्यम हमने क्या मान लिया? सघन है। सघन माध्यम किसका है? कांच या द्रव का, जिसका अपवर्तनांक हमने n2 नाम दे दिया और विरल का अपवर्तनांक हमने दे दिया n1। तो ये सीधी तो जाएगी नहीं, विरल से सघन माध्यम में जाएगी, वेग कम होगा अर्थात अभिलंब की ओर जाएगी, ठीक। किधर जाएगी? अभिलंब की ओर। और दूसरी क्या होगी? इसमें परावर्तन भी होता है, ठीक। तो कुछ ऐसे भी प्रकाश किरण जाएगी एक, ठीक। क्लियर बात? अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें चारों ओर प्रकाश तरंगे जा रही। तो इधर से कौन जाएगी? इधर से केवल ऐसी जाएगी, ज्यादातर यहां से कौन जाएगी? जो तरंग ऐसे ऐसे कंपन कर रही, ऐसे ऐसे, जो कण या जो विद्युत वेक्टर ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, वो आर पार चले जाएंगे द्रव में। प्रकाश टेढ़ा डाला गया, वो आर पार द्रव में जाएंगे। कंपन कर रहे हैं, वो आर पार द्रव में चले जाएंगे। तो ये वाले कंपन ज्यादा से ज्यादा कहां जाएंगे? द्रव में, ठीक। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि ये वाले कंपन नहीं गए, ये वाले भी कंपन गए, ठीक। क्लियर है बात? लेकिन इधर कौन जाएंगे? इधर भी दोनों जा सकते हैं, लेकिन ब्रूस्टर ने बताया था, क्या बताया कि ये कौन सी सबसे पहली तरंग है? परावर्तित। कौन सी तरंग है? परावर्तित तरंग। ये कौन सी तरंग है? आपतित, अपवर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग। और ये कौन सी तरंग है? आपतित तरंग। आपतित तरंग कैसी है? साधारण, साधारण है। कौन सी है? साधारण है। कैसी है? साधारण, ठीक है।
ब्रूस्टर ने यह बताया था कि जो परावर्तित तरंग है, कौन सी तरंग? परावर्तित तरंग, यदि पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए तब जो आपतन कोण होगा वही कहलाता है ध्रुवण कोण। समझिए बात फिर से। ब्रूस्टर ने अपने नियम में बताया कि ये परावर्तित तरंग यदि पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, अर्थात इसमें कंपन केवल एक ही तल में हो, और वो तल कैसा है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ऐसी बात नहीं कि ये नहीं आएंगे, लेकिन एक विशेष स्थिति में जब परावर्तित तरंग पूर्णतः क्या बन जाए? समतल ध्रुवित बन जाए। परावर्तित तरंग जो है, परावर्तित तरंग प्रकाश कह सकते हो, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाए। कौन सा हो जाए? पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश। तब उस केस में जो भी आई होता है, आपतन कोण होता है, वही कहलाता है ध्रुवण कोण। ठीक है, यह कह सकते हैं जिस आपतन कोण पर परावर्तित तरंग पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है उसको ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं। अब यह देखिए, समझिए यहां पर कैसे। जो कंपन ऐसे कर रहे हैं, विद्युत वेक्टर जो कंपन ऐसे कर रहे हैं, वो ज्यादातर किधर जाएंगे? अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भाई जो कंपन ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो यहां पर जा सकते हैं? नहीं। जो कंपन ऐसे ऐसे कर सकते हैं वो इधर जा सकते हैं? ऐसे नहीं जा सकते। जो कंपन ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो चीड़ फाड़ करके अंदर चले जाएंगे द्रव के, कांच के। ये कंपन ऐसे ऐसे ये चले जाएंगे। लेकिन अगर कहे तो परावर्तित तरंग में ये कंपन जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। परावर्तित तरंग में कौन कंपन जाएगा? जो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कंपन कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि इसमें भी जाएंगे, लेकिन इधर कौन से जाएंगे? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाले। ये वाले नहीं जा पाएंगे। अगर चले गए तो ये ब्रूस्टर कोण नहीं होगा। ब्रूस्टर ने ये बताया था कि ये वाले कंपन केवल जाएं यदि इधर कोई एक ऐसा, हजारों केस में से कोई एक ऐसा केस बन जाए कि कंपन जो है इस ओर, परावर्तित तरंग वाली जो कंपन है वो एक ही ओर हो, एक ही ओर ये परावर्तित तरंग जा रही और कंपन लंबवत आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, तब इस केस में परावर्तित तरंग जो होती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगी, क्योंकि जा रही इधर और कंपन केवल एक ही तल में हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। क्लियर है बात? यही तो होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक, तो ज्यादातर ये डॉटेड वाली ज्यादातर इधर जाएंगी, परावर्तित होंगी। ठीक, और कुछ वैसे भी जाएंगी, लेकिन एक विशेष स्थिति, लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसी घटना आई कि परावर्तित तरंग में ये वाला कंपन ना जाए, केवल यही वाला कंपन जाए। कोई एक ऐसा आपतन कोण होगा, विशेष कोण होगा, कोई आपतन कोण, जैसे क्रांतिक कोण हुआ था, सेम वही चीज। क्रांतिक कोण भी एक प्रकार का आपतन कोण था और ब्रूस्टर कोण भी एक प्रकार का आपतन कोण है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, वो भी हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये वाला कंपन याद रखिए, ये वाला कंपन ज्यादातर किधर जाएगा? अपवर्तित तरंग में, और ये वाला कंपन ज्यादातर किधर जाएगा? परावर्तित तरंग में। तो यदि परावर्तित तरंग में कंपन केवल एक ही तल में हो रहा है, तब उस केस में जो भी आपतन कोण होता है वही कहलाता है ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण। हमको इससे नहीं मतलब है। ये वाला कौन सा कोण है? अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब है। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो आर होता है। कौन सा होता है? आर। कौन सा होता है? आर। ठीक है भैया, सीधा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं ये कोण आईपी है, तो ये भी कोण कितना होगा? आईपी ही होगा, क्योंकि ये आई है, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ब्रूस्टर ने नियम दिया था कि जो एन होता है, यानी कि सघन माध्यम द्रव या कांच का जो अपवर्तनांक होता है, वो बराबर होता है tan IP की। यही ब्रूस्टर का नियम। तो देखिए, जब कोई सामान्य अथवा साधारण कह सकते हो, सामान्य अथवा अध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हो, चारों ओर कंपन होते हैं विद्युत वेक्टर के, तरंग के संचरण के चारों ओर होते हैं। तो सामान्य प्रकाश केवल एक ही तल में होता है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश। किसी कांच द्रव की सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन व अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, कांच या द्रव की सतह पर अगर कोई सामान्य प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो दो घटना होती है, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। परावर्तन के कारण हम अपना चित्र देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, और अपवर्तन के कारण अंदर की चीजों को देखते हैं। ब्रूस्टर के अनुसार यदि परावर्तित तरंग ये वाली पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए,
तब आपतन कोण I को ध्रुवण कोण कहते हैं। तब जो ये आपतन कोण बन रहा था इसी को ध्रुवण करते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जब किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष आपतन कोण पर परावर्तित तरंग पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए तो उसको कहा जाता है ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण। तथा परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग परस्पर लंब होती है। ये परावर्तित तरंग है और ये अपवर्तित तरंग, ये परस्पर लंब होती है। ये सिद्ध करने को भी आता है। इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए जरूर आता है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। पढ़ना चाहते डेरिवेशन भी देख लेते हैं। वैसे इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग सिद्ध करने वाले हैं n बराबर tan IP। और सिद्ध करने को आएगा कौन? ये जो कोण होते हैं IP और R भी 90 अंश के होते हैं और ये भी कोण 90 अंश के होते हैं। ये सिद्ध करने को आएगा। फिर सबसे पहले ये देखेंगे, दो घटनाएं होती हैं, एक परावर्तन परावर्तन की घटना से I बराबर क्या होता है? R। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। ये कौन सा कोण है? परावर्तन। परावर्तन कौन सा कोण है? R डैश कह दो ये, तो क्योंकि दो R हो जाएंगे ना। ये परावर्तन कोण है। ये दोनों किसके बराबर है? IP। भाई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और आपतन कोण ही जब परावर्तित तरंग पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश है तो इसलिए ये IP हो गया। ये IP तो ये भी IP होगा। अब अपवर्तन की घटना से क्या होगा? अपवर्तन की घटना से क्या होगा? प्रकाश कहां से कहां जाए? स्नेल का नियम लगेगा। ठीक, कौन सा नियम लगेगा? स्नेल नियम। क्या होता है? साइन I बटे साइन R बराबर, प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? विरल से सघन माध्यम, यानी जहां को जा रहा है उसका अपवर्तनांक ऊपर, जहां से आ रहा है उसका अपवर्तनांक नीचे। ठीक, अब क्योंकि I ही क्या है? IP है बटे। अब एक चीज और है, यहां पर जो IP और R है, यह चीज दिया गया था परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग परस्पर लंब है। ये 90 अंश के हैं। ठीक, ये 90 अंश का है। चलिए हमने मान लिया x 90 अंश का है, तो ध्यान दीजिए IP प्लस x प्लस R बराबर कितना होगा? 180 अंश। भाई ये पूरा कोण कितने अंश का है? 180 अंश है कि नहीं? IP, x और R। x हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए IP प्लस R। IP प्लस R बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस x, और x कितने अंश का है? 90 अंश का है। भाई लंबवत है ना, परावर्तित तरंग अपवर्तित तरंग परस्पर लंब होते हैं 90 अंश। तो x मतलब 90 अंश, x का मतलब कितने अंश हुआ? 90 अंश, और 90 अंश घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90 अंश। तो अगर हम यहां से R की वैल्यू निकालेंगे, IP इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है ना बात? तब आगे क्या करेंगे? वैल्यू डालेंगे, हम R की वैल्यू डालेंगे। कितना है? 90 माइनस IP साइन 90 माइनस IP बराबर क्या हुआ? N2 अपान N1। कितना हो जाएगा? N2 अपान N1 इज इक्वल्स टू साइन IP बटे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन बटे कॉस क्या बन जाता है? tan। और ये किसके बराबर आया? N2 अपान N1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि हमने मान लिया विरल माध्यम कैसा हो, जो विरल माध्यम हो, विरल माध्यम कैसा हो? वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तब N1 का मान कितना होगा? 1 होगा। हमने मान लिया जो विरल माध्यम है वो वायु या निर्वात है, तो उसका अपवर्तनांक हमको पता है 1 होता है। तब इस केस में जो सघन का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के रूप में कौन हो सकता है? या तो द्रव या तो कांच। ठीक, सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक N2 है उसको हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे? N। क्या मान लेंगे? N। भाई N1 का मान 1 हुआ जा रहा है, काम खत्म हुआ जा रहा है, तो N2 को N2 क्या लिखे जाए? N ही लिख दिया जाए। N का मतलब क्या हो? सघन माध्यम का अपवर्तनांक, कांच या द्रव का अपवर्तनांक। तो ये क्या हो जाएगा? N2 का मान N, N1 का मान 1, N अपान 1 इज इक्वल्स टू tan IP
तो n बराबर कितना हो गया tan IP। n किसका अपवर्तनांक है, n किसका अपवर्तनांक है, n किसका अपवर्तनांक है, सघन का। किसका अपवर्तनांक है, सघन का। और क्योंकि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, विरल। विरल माध्यम मतलब निर्वात या वायु से। अगर कोई प्रकाश निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कौन सा अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। हो गया n बराबर tan IP प्रूफ, ये चीज। ठीक, दूसरा कौन सा डेरिवेशन आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये IP और R 90 अंश के होते हैं और परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग परस्पर लंबवत होते हैं। ये चीज सिद्ध करने को आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हमको सिद्ध करना है कि IP प्लस R 90 अंश का होता है। IP प्लस R कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। चलिए देखते हैं। अब क्योंकि पढ़ा क्या गया है, n बराबर क्या होता है, tan IP, मतलब sin IP बटे cos IP। ठीक, और स्नेल का नियम भी पढ़ा गया। n बराबर क्या होता है, sin IP बटे, भाई sin I बटे sin R होता है। I का मतलब IP, R तो हमारा अपवर्तन कोण ही रहेगा। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है। क्लियर बात। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कराएंगे 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, sin IP बटे sin R बराबर कितना हो गया, sin IP बटे cos IP। ये खत्म, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो sin R इज इक्वल्स टू कितना हो गया, sin R इज इक्वल्स टू कितना हो गया, cos IP। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin R इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा कितना है, IP। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा का मान कितना, IP लिख सकते हैं। यहाँ साइन, यहाँ साइन, यहाँ कोण, देखो सभी मान बराबर हैं, तो इसका मतलब इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। R बराबर 90 अंश माइनस IP। IP को इधर ले जाइए तो IP प्लस R बराबर कितना हो गया, 90 अंश। चलिए प्रूफ हो गया कि आपतन कोण, ध्रुवण कोण और अपवर्तन कोण परस्पर का योग 90 अंश होता है। ये सिद्ध करने को हो गया। अब ये भी पूछा जाता है कि ये भी सिद्ध करने को आ सकता है कि जो परावर्तित तरंग है और अपवर्तित तरंग ये परस्पर लंबवत होते हैं। क्लियर। चलिए ये भी देख लेते हैं कि परावर्तित तरंग अपवर्तित तरंग कैसे लंबवत होते हैं। तो ये इतना प्रोसेस करना, फिर आगे। अब क्योंकि रैखिक युग्म कोण पर है, IP प्लस x और प्लस R बराबर कितना, 90 अंश। कौन सा कोण है, रैखिक युग्म कोण। कौन सा कोण है, रैखिक युग्म कोण है। ठीक, अब IP प्लस R किसके बराबर है, देखो IP प्लस R, IP प्लस R 90 अंश के बराबर सिद्ध किया गया। IP और R, रुक जाइए, 180 अंश होगा भैया। ये पूरा कोण कितने अंश का है, 180। IP x R, और इन दोनों का योग कितना है, 90। इसको इधर लाएंगे, ये दोनों हो गए 90 प्लस x बराबर 180 अंश। x बराबर करेंगे तो 180 माइनस 90 अंश, यानी x बराबर कितना हो गया, 90 अंश। अर्थात हम कह सकते हैं जो परावर्तित तरंग है, परावर्तित तरंग ये लंब होती है किस पर, अपवर्तित तरंग की। ये प्रूव्ड हो गया। ये इतना था टोटल। अब इससे बाहर ब्रूस्टर का नियम नहीं आएगा, केवल आएगा कौन, न्यूमेरिकल आएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब न्यूमेरिकल है, ब्रूस्टर के नियम पर आधारित, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। एक पारदर्शक प्लेट का ध्रुवण कोण 60 अंश है। ज्ञात कीजिए माध्यम का अपवर्तनांक, यानी n निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी पारदर्शक वही, तब पारदर्शक
पदार्थ जो है, और अपवर्तन कोण, साथ ही साथ क्रांति कोण। अच्छा, एक चीज और है, क्रांति कोण। देखो क्रांति कोण भी क्या था, जब किसी विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं, ये आया था। और जब परावर्तित तरंग पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए तो आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं, ये भी है। यानी कि कुल मिलाकर के ध्रुवण कोण और आपतन कोण, एक ध्रुवण कोण और क्रांति कोण दोनों ही आपतन कोण है। इसका मतलब दोनों में रिलेशन होगा। वो रिलेशन एक बार देख लेते हैं, चलिए। ठीक, तो ध्रुवण कोण के लिए क्या बताया गया था, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है n इक्वल्स टू वो 1/sin c होता था, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और इसके लिए भी बताया गया है, ध्रुवण कोण के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, n बराबर tan IP। tan IP ध्रुवण कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका ध्रुवण कोण ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक कम उसका ध्रुवण कोण कम। जैसे लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता तो ध्रुवण कोण कम होगा, बैंगनी का अपवर्तनांक ज्यादा होता तो ध्रुवण कोण ज्यादा होगा। दोनों की तुलना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 से, तो tan IP इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/sin c। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। sin c की वैल्यू कितनी होगी, 1/tan IP, बटे का tan क्या होता है, cot। लीजिए आ गया है, sin c इक्वल्स टू होता है cot IP। ये हो गया क्रांति कोण और ध्रुवण कोण में संबंध। न्यूमेरिकल पर देखते हैं, हमको क्या दिया गया, ध्रुवण कोण यानी IP का मान कितने अंश दिया गया, 60 अंश। अपवर्तनांक निकालना है, n बराबर tan IP लगाएंगे। फर्स्ट tan IP कितना दिया गया है, 60 अंश। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, और √3 कितना होता है, 1.732। n का मान हो गया आंसर। सेकेंड नंबर, R निकालना है, अपवर्तन कोण। और अभी हमने बताया था IP प्लस R कितना होता है, 90 अंश। IP कितना है, 60 अंश। R कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। 60 इधर गया माइनस, तो बचा कितना, 30 अंश। अपवर्तन कोण 30 अंश। तीसरा C निकालना है, क्रांति कोण। तो sin C इक्वल्स टू कितना होता है, cot IP। तो cot IP का मान कितना है, 60 अंश। cos 60 अंश का मान 1/√3 बराबर कितना है, sin C। C का मान चाहिए, C बराबर sin इधर आएगा, इनवर्स में हो जाएगा, 1/√3। ये बन गया इसका आंसर। टोटल 2 नंबर का आएगा। अगर डेरिवेशन के साथ आया, ब्रूस्टर के नियम के साथ आएगा तो 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं।